कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, जिसकी वजह से आज होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक काफी अहम हो चुकी है। क्योंकि इस बैठक में औद्योगिक विकास, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो वहीं सीएम योगी इस बैठक के बाद सभी मंत्रियों के साथ 100 दिन के लक्ष्य की समीक्षा करेंगे। और किस विभाग में किस मंत्री ने 100 दिन के लक्ष्य को कितना पूरा किया, कहां कमी रह गई, हर छोटी बड़ी बात पर सीएम योगी की नजर रहेगी, ताकि उसको लेकर आगे के प्लान को वो तैयार कर सके और इसी को लेकर समीक्षा होगी। बिल्कुल, इस समीक्षा बैठक में सीएम योगी सभी विभागों का होमवर्क चेक करेंगे और कुछ कमी रही तो जल्द से जल्द उसे पूरा करने की कोशिश भी की जाएगी। तो सुबह 10:30 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और आपको बता दें कि 100 दिन पूरे होने वाले हैं दूसरे कार्यकाल को, और ऐसे में समीक्षा बैठक ये होगी। मंत्रियों के 100 दिन का काम, उनके लक्ष्य पर बैठक ये बहुत अहम है, क्योंकि कितना काम पूरा हो चुका है, कहां कमी रह गई है, कहां पर विकास की जरूरत है, कहां पर आपको अपने प्लान को बदलने की जरूरत है। उन तमाम विषयों को लेकर आज लोक भवन में बैठक होने वाली है। 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो काफी अहम कैबिनेट की आज बैठक रहने वाली है। मंत्रियों के 100 दिन के जो काम उनको दिया था उसके लक्ष्य की समीक्षा की जाएगी। 100 दिन का होमवर्क और 95 दिन वाला अलर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों को लेकर तैयारियों में जुट गई है। और इसको लेकर कल देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर दिग्गजों की बड़ी बैठक हुई है। दिल्ली से आए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी के अलावा कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे। ऐसा माना जा रहा है कि 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में आगामी राष्ट्रपति चुनाव, निकाय चुनाव के अलावा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा के नए कप्तान को लेकर भी चर्चा की गई है। और इतना ही नहीं, कौशल इस बैठक में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के अलावा मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे। तो देखिए कौन होगा उत्तर प्रदेश का कप्तान, इसी को लेकर ये बैठक बहुत अहम थी। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह के योगी कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद हर कोई सोच रहा है कि अब यूपी भाजपा की कमान किसे मिलेगी। बिल्कुल जया, कल धर्मेंद्र प्रधान की सीएम योगी के साथ हुई बैठक इस तरफ इशारा करती है कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो अटकलें हैं उन पर विराम अब लग सकता है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी भी थे और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली से कोई नाम फाइनल हो चुका है, जिस पर मंथन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम लगातार आपको अपनी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि किसको उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान मिल सकती है। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान संभाल सकते हैं। ये संभावित चेहरे, जिसमें भानु प्रताप सिंह वर्मा का नाम शामिल है, एसपी सिंह बघेल हैं और बीएल वर्मा का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, जिनको प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। तो ये वो संभावित चेहरे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये दलित ओबीसी से ये चेहरे आते हैं और माना जा रहा है कि इनमें से भी किसी को कमान सौंपी जा सकती है। इस बैठक से जुड़ी हर जानकारी का अपडेट देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं। उनसे ही जानते हैं कि दिल्ली से आए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आखिर क्या संदेश लेकर आए थे जो यूपी के दिग्गजों तक पहुंचा दिया गया है। जी शैलेश। बिल्कुल कौशल, देखिए अगर कल की बैठक की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। और धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें, देखिए यूपी में चुनाव प्रभारी बनाए गए थे विधानसभा में 2022 के चुनाव में, और उसके बाद जिस तरह की प्रचंड जीत रही है उत्तर प्रदेश में भाजपा की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हर किसी का कद बढ़ा है जो उस अभियान से कह सकते पूरी तरह से जुड़ा था। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का ये पहला दौरा था। यहाँ वो कुछ कार्यक्रमों के सिलसिले में आए, कुछ समीक्षा बैठक, लेकिन जो सबसे अहम वो कल शाम को एक बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर जो देर रात तक चली, और उस बैठक में मंथन हुआ तमाम मुद्दों पर, जिसमें बात करें मुख्य रूप से तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई। हालांकि देखिए नाम जो है प्रदेश अध्यक्ष का वो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, घोषणा करनी है, लेकिन जो मंथन है वो प्रदेश स्तर पर भी चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार चुनावों में परिणामों में जीत देखने को मिली है भाजपा को, मुख्यमंत्री का भी कद उसकी वजह से और बढ़ा है, और ऐसे में हर जगह पर अगर बात करें तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और
धर्मेंद्र प्रधान वहां पर रहे। उस बैठक में भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ये रहे, महामंत्री संगठन सुनील बंसल रहे। तो ये सब लोग रहे। लगभग 7:30 बजे देखिए 7:35 पर यह बैठक शुरू होती है और 9:15 बजे सब लोग मुख्यमंत्री आवास से निकलते हैं डिनर हुआ। लेकिन लगभग 2.25 घंटे तक अलग अलग विषयों पर मंथन, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव देखिए सामने है। भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है, जो परिस्थितियां हैं, जो वोट है, कि जो भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है उसका राष्ट्रपति पद पर जाना लगभग तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो। हर चुनाव के लिए आप ये चीज़ देखेंगे उनके। तो वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उसको लेकर चर्चा हुई। इसके बाद अगर आगे बात करें तो इसी साल देखिए निकाय चुनाव भी होने, तो निकाय चुनाव को लेकर भी अब चर्चा होनी शुरू हो गई है, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। और इस मौके पर जब ये सारे दिग्गज एक जगह मिले, मुख्यमंत्री आवास पर मिले, तो वहां पर अभी हाल ही में जो आजमगढ़ और रामपुर में जीत मिली है उसको लेकर भी एक दूसरे को बधाई दी। और ये उस पर भी चर्चा हुई कि यानी जो स्ट्रैटेजी लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है वो स्ट्रैटेजी सही है, जो लाइन लेकर चल रही है वो सही है। क्योंकि अगर आजमगढ़ और रामपुर में सेंधमारी होती है तो मतलब है कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता है, आजम खान का जो गढ़ कहा जाता है, मुलायम अखिलेश का जो किला कहा जाता है, वहां पर सेंधमारी करना, इसका साफ सही मतलब है। तो ऐसे में जो स्ट्रैटेजी लेकर भारतीय जनता पार्टी चली वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन को भी लगता है कि वो सही है। और उस पर आगे किस तरह से चलना, आगे की जो चुनाव है किस तरह से अमल करना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर मंथन हुआ। और जिन चीज़ों ने फ़ायदा पहुंचाया है, मानकर चलिए कि आगे भी वो प्रैक्टिस में होंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत ये भी है कि अपने हर चुनाव की उसकी अगर आप रणनीति देखिए तो ऐसे बदलाव होंगे जो अप्रत्याशित होते हैं। और शायद यही वजह है कि जो विरोधी होते हैं वो उन चालों को समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल शैलेश, तो मंथन जारी है और तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। जो संभावित चेहरे हैं वो भी हमने अपने दर्शकों को बताया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं, क्योंकि यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के बाद अब उत्तर प्रदेश में अग्निपथ योजना के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल युवा पंचायत करेगी। बिल्कुल, अग्निपथ और बेरोजगारी के खिलाफ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी शामली में आज से युवा पंचायत की शुरुआत करेंगे और ये सिलसिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार चलने वाला है। बिल्कुल, और लगातार हम कांग्रेस को देख रहे हैं कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज से युवा पंचायत का आयोजन होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जयंत चौधरी महापंचायत करेंगे, जिसके लिए युवा नेता गांव-गांव जाकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। जयंत चौधरी की महापंचायत मथुरा में होगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के मौजूद रहने का दावा किया जा रहा है। देश में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका विरोध अभी तक नहीं रुका है। विपक्ष के सियासी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। रालोद के जयंत चौधरी भी योजना के खिलाफ है। ऐसे में वो 1 जुलाई को महापंचायत करने जा रहे हैं। महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौजूदगी रहे, पार्टी के युवा नेता गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी आने वाली 1 तारीख को युवा पंचायत को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर के आज हमने बलदेव विधानसभा गांव खूबी नगरा में जनसंपर्क किया और युवाओं से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का काम करें। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की महापंचायत मथुरा में होगी, जिसमें अग्निपथ योजना और युवाओं से केस वापस लेने की मांग की जाएगी। तो जयंत चौधरी की महापंचायत पर नजरें टिकी रहेंगी सबकी। और आगे बढ़ते हैं, एक तरफ युवा पंचायत की तैयारी है तो वहीं भारतीय किसान यूनियन बिजनौर में जिला प्रशासन के खिलाफ महापंचायत करने जा रहा है, जिसमें नरेश टिकैत भी शामिल होंगे। दरअसल ये महापंचायत प्रशासन और सरकारी कर्मचारियों के विरोध में की जा रही है और आज दोपहर लगभग 12 बजे बिजनौर के खरक गांव में किसान एकजुट होने वाले हैं और विरोध प्रदर्शन करेंगे, जहां बिजली विभाग की कार्रवाई और पुलिस की तरफ से किसान को जेल भेजे जाने का विरोध किया जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन ने किसानों को महापंचायत करने की परमिशन नहीं दी है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि क्या किसान अपनी महापंचायत को कर पाते हैं या नहीं। बिल्कुल।
और चलिए अब रुख एक और बड़ी खबर का कर लेते हैं। रामपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, आज कोर्ट में पेश होंगे आजम खान। दरअसल यतीम खाना प्रकरण में आज उनकी पेशी है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे आजम खान। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान की पेशी। और आपको बता दें कि कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आजम खान को आदेश दिए हैं। दरअसल यतीम खाना प्रकरण से जुड़े 12 मुकदमों में आजम खान, पूर्व सीईओ आले हसन, इस्लाम ठेकेदार वीरेंद्र गोयल समेत 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और इसी मामले में आज व्यक्तिगत रूप से आजम खान को पेश होने के एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश दिए। बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मौसम अब करवट ले रहा है। उम्मीद है कि यूपी में अब मानसून दस्तक दे चुका है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने आज से यूपी के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। यूपी के 29 जिलों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है और वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कुशीनगर, गोंडा, देवरिया और बलिया में भी भारी बारिश हो सकती है, इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, मऊ में भी भारी बारिश की संभावना है। तो मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 30 जून तक 29 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी के 29 जिलों में आज से भारी बारिश का अलर्ट है। वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज के लिए ये अलर्ट है। और इसके अलावा देखिए, कुशीनगर, गोंडा, देवरिया और बलिया में भी बारिश हो सकती है। यानी कि मानसून का अनुमान है मौसम विभाग को कि मानसून दस्तक दे सकता है। ये बड़ी खबर जिस पर दिन भर हमारी कौशल नजर। बिल्कुल जया, और ये चिंता करने वाली बात है, क्योंकि भारी बारिश का जिस तरह से चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, तो ये भी देखना होगा कि प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में सैकड़ों परिवारों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पिछले 1 महीने से पानी की पाइपलाइन खराब पड़ी है और इस दिक्कत से लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने जल्द ही समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिया है। गर्मी का मौसम हो और पानी ना मिले तो आप समझ सकते हो कि हालात क्या होंगे। उन्नाव के हजारी टोला, पुराने बाजार, सेखवाड़ा के लोगों को ऐसी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों के घरों में टंकियां तो लगी हैं, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं टपक रही है। ऐसे में बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। झाग वाला पानी आता है गंदा, और बस जब ज्यादा हम सब कहने लगते हैं तो सही आएगा, नहीं तो आता ही नहीं है। एक हफ्ता हो जाता नहीं आता है। बहुत परेशानी है यहाँ पर पानी की। बुढ़ापे का आले में पानी लेके जाओ तो बाल्टी लेके गिर पड़ो, कभी हाथ टूट जाए, कभी पैर टूट जाए, लड़के अपने अपने काम से चले जाते हैं। लोगों ने पानी की किल्लत की शिकायत नगर पालिका प्रशासन से भी की, लेकिन हल कोई नहीं निकला, जिससे लोगों में गुस्सा है। उनके घर मांगे, कभी उनके घर मांगे, कभी ये कोई घर बाकी है जहाँ पानी मांगा ना हो। तो समस्या यहाँ पे जब से जो है साल 1.5 साल पहले सेखवाड़े में पहले पाइपलाइनें जो है 6 इंची तक पड़ी हुई थी। जब से साल भर पहले यहाँ 3 इंची पाइपलाइनें पड़ी हुई है, तब से पानी आता ही नहीं है। और कितनी बार हम लोगों ने कंप्लेनें की। वहीं नगर पालिका प्रशासन से जब पानी की समस्या को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जल्द समाधान निकालने की बात कही। जनता द्वारा बताया है कि 2-4 मोहल्लों में पानी की समस्या है। हमने जेई जल को निर्देशित किया है, आप स्थल पे जाइए और समस्या का समाधान कर हमें बताएं। दरअसल पाइपलाइन से पानी की सप्लाई पिछले 1 महीने से नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। लोगों को जो पानी मिल रहा है वो भी इतना गंदा है कि उसे पी नहीं सकते। वीडियो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और उधर फतेहपुर में एक बुजुर्ग आयुष्मान योजना ने नई जिंदगी एक बुजुर्ग को दे दी है। यूं कहें कि जिंदगी ने जीने का साथ छोड़ना तय कर लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना गरीब परिवार के लिए संजीवनी साबित हुई। घनश्याम लोधी 60 साल की बुजुर्ग, जिन्हें ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसका इलाज कराना उनके बस में नहीं था, क्योंकि पहले वो ड्राइविंग का काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उनका काम छूट गया। निजी अस्पताल में दिखाने गए तो डॉक्टर के जरिए पता चला कि दिल की नसें ब्लॉक हो गई हैं और लाखों रुपए का खर्च आएगा। ऐसे में उनके लिए आयुष्मान योजना सहारा बनी। अगर आयुष्मान कार्ड ना होता मेरे पास तो हो सकता है कि मैं कितनी दिक्कतों से झेलता या मैं खुद मर जाता।
आयुष्मान कार्ड न होने के कारण, अगर आयुष्मान कार्ड है तो मैं आज जिंदा बैठा हूँ। सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इस योजना में बहुत लाभ मोदी और योगी का दोनों का है, जो आज मैं उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ। आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड के जरिए घनश्याम के दिल का ऑपरेशन हुआ और उनके वॉल्व बदल दिए गए, जिससे उन्हें नई जिंदगी मिल गई। कानपुर में इन्होंने अपना इलाज कराया है। इसमें जो इनका खर्चा आया है 1,39,460 रुपये इनका खर्चा आया है। तो जो इलाज, जिन बीमारियों का इलाज अपने जनपद में नहीं है, वो जो है ऑल ओवर इंडिया जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें कहीं भी करा सकते हैं गोल्डन कार्ड। 60 साल के घनश्याम अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वो खुद मानते हैं कि पीएम मोदी की चलाई योजना नहीं होती तो वो आज जिंदा नहीं होते। अकेले फतेहपुर में ही 1,32,000 लोगों के पास आयुष्मान कार्ड हैं, जो उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।